अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम इस मुआशरे की गिरते हुए पहलुओं पर नजर डालेंगे। एक वाकया पेश आता है कराची के DH फेज 6 में, जिसमें हुमैरा असगर का वो अब कत्ल है या हुमैरा असगर की मौत मौत है। इसके पीछे क्या असबाब है और क्या स्टोरी है, उसको मैं बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया जो टेक्नोलॉजी की तरफ और रैशनल थिंकिंग की तरफ और साइंस की तरफ जा रही है, लेकिन हम आज भी अपने कट्टर रस्मो रवाज और वो जो इंतशार पसंदी और एक्सट्रीमिस्ट सोच है उसमें ही अभी तक हम घायल हैं और उसमें डूबे हुए हैं। उमेरा असगर 2018 में ये बैचलर्स करती हैं फैशन डिजाइनिंग में और आर्ट्स में, नेशनल आर्ट कॉलेज लाहौर से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आर्ट आर्ट का कॉलेज है, नेशनल आर्ट कॉलेज। वहां से बैचलर्स करती हैं और उसके बाद वो शोबिस में काम करने के लिए कराची शिफ्ट हो जाती हैं 2018 में। और 2018 के बाद जब वो ये फैसला करती हैं कि वो शोबिस में अपनी जो अपने आप को शोबिस में अपने आप को करियर कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उनकी फैमिली की तरफ से उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और बिल आखिर जब वो फैसला कर लेती हैं और वो कराची शिफ्ट हो जाती हैं, तो उनकी फैमिली उनसे अपने ऐलान लातलगी कर देती है कि तुम शोबिस में जा रही हो तो हमारा नाम बदनाम होगा। वही जो एक हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है, बैकवर्ड तो नहीं, अब तो ये चीजें सना यूसुफ का कत्ल इस्लामाबाद में हो रहा है, ये कराची DH फेज 6 में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। तो ये तो हमारे पूरे मुआशरे में जहर की तरह ये सोच और ये नफरत पसंदी और ये इंतहा पसंदी फैल चुकी है। तो उसे घर वाले उससे लाने लातल्लुकी कर देते हैं। उसके बाद वो शोबिस में आती हैं, वो डिफरेंट प्लेस में भी काम करती हैं, थिएटर में भी काम करती है, ड्रामा में भी काम करती हैं और डिफरेंट टीवी शोज पे भी अपीयर होती हैं। उसके बाद अब जो रिसेंट 2024 उनके लिए काफी तल्ख साल गुजरता है। 2024 अप्रैल के महीने में एक स्टोरी डेवलप होती है कि 2024 अप्रैल के बाद उन्होंने अपने जो जिस अपार्टमेंट में वो DH फेज 6 में रह रही थी उसका रेंट देना वो छोड़ देती हैं। उसके बाद जो उस अपार्टमेंट का ऑनर होता है वो आउट ऑफ कंट्री रेजिडेंट होता है, तो वो ना हुमैरा असगर के खिलाफ केस फाइल कर देता है उसके रेंट ना देने का। वो हेयरिंग्स चलती हैं, हेयरिंग्स चलती रहती हैं और फिर अचानक जाकर जुलाई के अंदर पुलिस उस घर को बाजियाब यानी कि हुमैरा असगर से रिकवर करवाने के लिए आती है। घर के ताले खोलती है और अंदर से एक खातून की लाश बरामद होती है, जिसमें उस घर में से मोबाइल फोन भी रिकवर किया जाता है। और उस लाश में उनका जो जिस्म है वो मोस्टली तौर पर डिकम्पोज हो चुका होता है और बहुत ही जो लाश की है नाकाबिले बयान सूरत हाल होती है। उनके चेहरे मुकम्मल गल सड़ चुका होता है, उनके एक हाथ मुकम्मल गल सड़ चुका होता है, उनके बॉडी के मेजोरिटी पार्ट डिकम्पोज हो चुके होते हैं और 1 से 1.5 महीने तक उनकी बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज हो जानी थी। ज्यादातर उनकी बॉडी के साथ कपड़ा ही जो बचता है, उनकी बॉडी के पार्ट्स बहुत कम होते हैं। तो पहली स्टोरी ये आती है कि जी उनकी डेथ को 1 महीना हो गया था, लेकिन जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि उनकी आखिरी कॉल या फिर आखिरी टेक्स्ट मैसेज किसी के साथ हुआ था वो बैक इन अक्टूबर 2024 में हुआ था और आज हम जुलाई में हैं। यानी कि इस बात को 8 से ज्यादा महीने हो चुके हैं उनके आखिरी टेक्स्ट को। अब कोई बंदा इतना तो आइसोलेशन में जा नहीं सकता कि वो अक्टूबर के बाद किसी से रब्ता ही ना करे और घर में ही पड़ा रहे, या फिर उसका दुनिया से रब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाए और वो इतनी देर जिंदा रह जाए। तो इस चीज से ये साबित होता है कि उनकी मौत को 6 से 7 महीने तो पक्के हो चुके हैं। अब जो दूसरी बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या उनकी ये उन्होंने खुदकुशी की या फिर उन्होंने पर उनको मर्डर किया गया। अच्छा, मर्डर का केस तो मुझे थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि अगर DH फेज 6 में मर्डर हुआ होता तो ये स्टोरी बात बाहर निकल आती, खबर बाहर निकल आती। तो या तो वो डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन का शिकार होकर उनकी मौत वाकई हुई है और या फिर खुदकुशी की है। अच्छा, फोरेंसिक रिपोर्ट्स में और पोस्टमार्टम तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी ही डिकम्पोज हो चुकी है और उन हालात में तो उनकी बॉडी है ही नहीं कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। ये तो स्टोरी थी उनके साथ जो वाकया पेश आया। अब इसके बाद उनकी फैमिली से रब्ता किया जाता है कि जी अपनी बेटी की आखिरी रस्मुआत आप अदा कर लें, तो उनकी फैमिली, उनके भाई और बाप उनकी लाश लेने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद आज एक जब
मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो तकरीबन 3 दिनों के बाद आज जाकर उनके बहनोई ने राब्ता किया है कि जी हम उनकी लाश लेना चाहते हैं। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि कोई खूनी रिश्ता, जाहिर सी बात है बहनोई है तो साथ बहन को लेकर आए और आप उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, जनवरी के आगाज में पाकिस्तान में एक खातून जो कि अमरीकी रेजिडेंट है वो क्वेटा में आती हैं, और उनके बाप और मामू जो कि अमेरिकन रेजिडेंट है, अमेरिकन सिटीजन है, वो भी ड्यूल नेशनैलिटीज हैं तीनों के पास। उनके बाप और मामू उस खातून को कत्ल कर देते हैं। कसूर क्या है जी? तुम सोशल मीडिया पे आती हो। उसके बाद एक और वाकया पेश आता है जो कि खुशाब में होता है। लड़की का नाम इकरा आजिम है। इकरा आजम टिकटॉक्स बनाया करती हैं जिस पर मामू के बेटे की गैरत जागती है और मामू का बेटा 9 गोलियां मार देता है। मामू के बेटे की खैरत तब तो नहीं जागती होगी जब वो ये सारी बेहूदियां भी करता होगा और न जाने किस तरह के मेंटली टॉर्चर खवातीन को करता होगा और न जाने क्या क्या करता होगा। इसने अपनी कजन को 9 गोलियां मार दी तो किस किस्म का मेंटली तौर पर इंसान होगा, ये मेरे से ज्यादा आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक और वाकया पेश आता है पिछले दिनों में, जहां पे रावलपिंडी में बाप बेटी को टिकटॉक बनाने पर कत्ल कर देता है। एक और इस तरह की स्टोरी डेवलप होती है कि बाप, बेटी, बहन और बीवी को कत्ल कर देता है कि बेटी टिकटॉक बनाती थी, बहन और बीवी ने उसको रोका क्यों नहीं। यानी कि 3 कत्ल, 3 लोगों को वो गोलियां मार देता है। ये इस मुआशरे की सोच की अक्कासी करती है कि किस तरह के अखलाकियात से गिरे हुए लेवल तक हम पहुंच गए हैं, जहां पर हमें किसी की एक ऐसे पेट्रार्कल माइंडसेट में रह रहे हैं जहां पे तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें खत्म कर दी जाएगी। बच्चे अपने मुस्तकबिल के खुद फैसले नहीं कर सकते। तुमने इंजीनियर बनना है तो हमें वो रोबोट्स चाहिए जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा करने हैं। तुम अपनी मर्जी से कोई प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते। तुम्हारी तालीम का फैसला भी हमने करना है, तुम्हारी शादी का फैसला भी हमने करना है, तुम्हारे घर चलाने का फैसला भी हमने करना है, तुम कितने बच्चे पैदा करोगे ये फैसला भी हमने करना है, तुम्हारी बीवी यहाँ जाएगी वहां जाएगी ये फैसला भी हमने करना है। क्योंकि हम उस पेट्रियार्कल माइंडसेट से ही अभी निजात नहीं पा सके कि जहां पर बुजुर्ग को एक खुदा का दर्जा दे दिया जाता है और फिर उस बुजुर्ग की बात मानना, क्योंकि उसके उस बुजुर्ग की कुछ जगहों पर तो इस तरह होती है कि उस बुजुर्ग के बच्चे भी उसके गुलाम होते हैं, बीवियां भी उसकी गुलाम होती हैं, एक से ज्यादा हो तो एक ही गुलाम होती है, बहन भाई भी उसके गुलाम होते हैं, और उसकी बात मानना, फर्द वाहिद की बात मानना लोहे पर लकीर हो जाता है। ये कबायली निजामों में का एक स्ट्रक्चर था जहां पर एक सरदार फैसला किया करता था लोगों की जिंदगी का। और ये जब हम सिटी स्टेट्स और एम्पायर्स में जाते हैं या फिर फैमिली और क्लैंस में जाते हैं आज से 3,000 साल पहले, जब सिविलाइजेशन इमर्ज हो रही थी, तो तब ये एक फर्द वाहिद का फैसला चलता था और एक सरदार ने बाकी सबको गुलाम बनाया होता था और उनकी कीमतें लगाते थे और उनके साथ किया जाता था, जैसा मर्जी सलूक किया जाता था। लेकिन ये वो एक माइंडसेट है जिसको हमने अपने जहनों पर मुसल्लत कर लिया है, सवार कर लिया है, और उसी डायरेक्शन में हम इसको लेकर जा रहे हैं कि अगर तुम बात करोगे तो तुम बदतमीज हो, तुम सवाल उठाओगे तो तुम बदतमीज हो, अगर तुम मुआशरे की जो चलते हुए पैटर्न्स हैं उसके खिलाफ जाने की बात करोगे तो बगावत है। क्योंकि हम ने एक एक वो सोच को गलबा दे दिया है, जो सोच इस मुआशरे की जो रगों में बैठ गई है और उसको खाती जा रही है और दीमक की तरह चाट रही है। लेकिन इसको बदले कौन गा? क्योंकि इसी निजाम का पार्ट आप भी हैं, मैं भी हूँ। हम मुल्की सियासत पे बात करवानी हो तो हम सब बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत बड़े सियासतदान बन जाते हैं। जी वो गलत कर रहा है, सियासतदान ठीक नहीं कर रहे, फौज ठीक नहीं कर रही, जुडिशरी ठीक नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं कर रही। क्या आप ठीक कर रहे हैं? कभी आपने सवाल दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऊपर से तो स्पेस मांगते हो, आप ये सवाल उठाते हो कि आजादी हजारे राय नहीं दिया जाता? क्या आप लोगों ने कभी घरों में आजादी हजारे राय दी है? जब आप लोग 5 अफराद के घर में रहकर आजादी हजारे राय नहीं दे सकते और रैशनल थिंकिंग किसी की बात सुन नहीं सकते, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई रियासत का बादशाह या कोई रियासत का वजीर आजम या हेड ऑफ स्टेट आपकी बात सुनेगा? और आप उससे मुतालबा भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप ही सबसे बड़े ज्यादा प्रमोटर हो इस चीज को प्रमोट करने वाले। घरों में, खानदानों में, हर जगह पे ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आप एक शख्स के खिलाफ, वो शख्स से वाहिद के खिलाफ बात नहीं कर सकते, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर सकते। तो अगर इस पे बात की जाए तो ये बात तो दिनों से भी महीनों तक की बात की जा सकती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था और यही बताना चाह रहा था मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर कि खुदारा सवाल उठाना सीखें और सवाल करना सीखें और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट दें और कॉन्स्टिट्यूशनल
और लीगल फ्रेमवर्क आपको ये हक देते हैं, इंटरनेशनल राइट्स, इस्लामिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स और कंट्री के राइट्स, स्टेट के राइट्स आपको ये हक करते हैं। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, यू कैन आस्क एवरीथिंग फ्रॉम एनीवन। थैंक यू।